धनबाद के बेलगड़िया में धर्मांतरण पर झारखंड की सियासत बेहद गर्मा गई है। बीजेपी ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा। वहीं जेएमएम ने कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाकर बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। धनबाद के बेलगड़िया में धर्मांतरण के मुद्दे पर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। सिंदरी विधायक के अलावा 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। ये वर्तमान सरकार का समर्थन इन धर्मांतरण करने वाले लोगों को प्राप्त है तो मनोबल तो बढ़ेगा। हमारी सरकार से मांग होगी कि धर्मांतरण कानून को सख्ती से लागू किया जाए और ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जाए जो भय, लोभ, लालच और गरीब आदिवासियों का फायदा उठाकर धर्मांतर करने का काम कर रहे हैं। बेलगड़िया के एक परिवार ने मिशनरी संस्था से जुड़े परिवार को घर बनाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन उसने जमीन पर घर के अलावा चर्च भी बना ली, जिसके बाद जमीन मालिक ने 16 जून को थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं जब इसकी जानकारी बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को मिली तो 22 जून को बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद 23 जून को सिंदरी के बीजेपी विधायक समेत 100 लोगों पर एफआईआर किया गया। वहीं 24 जून को बेलगड़िया में धारा 144 लागू कर दिया गया। चल रहा है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो चर्च है जिसके निर्माण को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के बीजेपी के नेता और बीएचपी के नेता को शिकायत मिली थी। वो यहाँ पे सोमवार को पहुंचे थे और सोमवार को काफ़ी हंगामा हुआ था। हंगामे के बाद जो चर्च से जुड़े 2 लोग जो आए थे, साउथ के किसी राज्य से आए थे, उनके साथ मारपीट की गई। उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा और सोमवार से बवाल शुरू हुआ। बेलगड़िया में गलत तरीके से चर्च बनाने का मामला सामने आने पर इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पिछले दिनों बेलगड़िया के 6 आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई धर्म में शामिल कराया गया है। अब पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया है। ये लोग के पास कोई एजेंडा नहीं है। धार्मिक उन्माद फैलाओ, धार्मिक विभेद करो और अपना राजनीतिक रोटी सेको। बेलगड़िया में जो घटना हुई सभी पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है और उस पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन किसी को निशाना बनाना राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये बिल्कुल गलत है। धर्मांतरण के खिलाफ पिछली सरकार ने कड़े कानून बनाए थे, बावजूद इसके राज्य में धर्मांतरण थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बीजेपी मौजूदा सरकार पर हमलावर हो गई है। धनबाद से दिलीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो पर दर्ज एफआईआर को तत्काल वापस लेने की मांग की है। सांसद पीएन सिंह ने कहा कि अगर एफआईआर को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने सिंदरी विधायक पर झूठा मुकदमा करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जमीन मालिक ने यह कहा है कि उस जमीन पर चर्च का निर्माण कैसे हुआ, इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। उससे घर बनाने के लिए जमीन ली गई थी। आ गया पुलिस ना, सब हम लोग को मालूम है, हम लोग को मालूम है। पुलिस के पास एक चिट्ठी है, पुलिस ये कह रहा है कि आप लिख के दिए हैं कि मेरा जमीन। हाँ, हम नहीं किया जी। भारतीय जनता पार्टी उनसे क्या विलंब केस को वापस लिया जाए, अन्यथा बाध्य होकर हमें भी आगे के कदम उठाने के लिए सोचना पड़ेगा। साहिबगंज के भोगनाडीह में अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या मामले में सियासत तेज हो गई है। 30 जून को हूल दिवस है, लिहाजा पॉलिटिकल नंबर बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश में अमर शहीदों के वंशजों का हाल किसी से छिपा नहीं है, लेकिन 30 जून के हूल दिवस को देखते हुए साहिबगंज में अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या पर सियासत चरम पर है। बीजेपी ने बकायदा एक प्रदेश स्तरीय जांच टीम गठित कर 26 जून को भोगनाडीह भेजने का फैसला किया है। ये टीम पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 3 दिनों के भीतर प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेंगे। बीजेपी ने सीएम के विधानसभा क्षेत्र में हुई रामेश्वर मुर्मू की हत्या और उसकी जांच के तरीके पर सरकार और प्रशासन को घेरे में लिया है और पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है।
जांच नहीं हो रहा है, इसलिए हम सब लोग जो है वहां पहुंच करके सरकार से मांग करते हैं कि अनुशंसा करके केंद्र को भेजे, जिससे कि सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच की मांग हम सब लोग कर रहे हैं। हम लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि शहीदों की भावनाओं को, क्योंकि यह मामला अति संवेदनशील है, इसलिए पूरे वंशज के बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। पार्टी मांग करती है कि इस पूरे घटना का सीबीआई से जांच हो। उधर जांच को लेकर उठ रहे सवाल और मुख्यमंत्री को निशाना बनाए जाने से बौखलाए जेएमएम ने कहा कि सीएम की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है, लिहाजा वो बेवजह सियासत कर रही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास अब मुद्दे तो है नहीं, वर्चुअल रैली एक्चुअल में कहीं है नहीं, इसलिए वर्चुअल हो गए लोग। दरअसल 12 जून को रामेश्वर मुर्मू की हत्या 5 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज होने और 10 दिन बाद नामजद आरोपी की गिरफ्तारी होने से विपक्ष के सवाल को माइलेज मिलता दिख रहा है। वहीं जेएमएम भी हूल दिवस को देखते हुए कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि मामला महज रामेश्वर मुर्मू की हत्या का नहीं बल्कि अमर शहीद सीदो कान्हू के वंशज का है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। सिदो कान्हू के वंशजों ने भी रामेश्वर मुर्मू हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। सीबीआई जांच करने के लिए हमने मांग रखी है और आज इनसे मिलकर हमने एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी लिखित रूप से जो है उस पर संज्ञान लिया जा रहा है, उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीएजी की स्पेशल ऑडिट में रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। 2017 और 18 में डेंटल चेयर और मोबाइल डेंटल वैन की खरीद में करोड़ों का घोटाला किया गया। रिम्स के डेंटल कॉलेज अस्पताल में इक्विपमेंट्स की खरीद में भारी अनियमितता बरती गई है। 115 डेंटल चेयर और एक मोबाइल डेंटल वैन में करोड़ों की गड़बड़ी हुई है। नियमों को ताक पर रखकर बाजार मूल्य से 7 गुना ज्यादा दामों में इन्हें खरीदा गया। सीएजी की विशेष ऑडिट में ये खुलासा हुआ है, लेकिन रिम्स अधीक्षक ने कहा कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से कीमतें बढ़ गई। खरीद की जो प्रक्रिया होती है उसका पालन किया गया है और उसमें एक चीज़ और था, 5 साल या 10 साल, अब पूरा याद नहीं है, लेकिन 5 साल या 10 साल तक उसमें मेंटेनेंस रखरखाव का भी पैसा जुटा हुआ है। 35 लाख की डेंटल मोबाइल वैन 1 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी गई। 2.25 लाख के सामान्य डेंटल चेयर को 14 लाख में खरीदा गया। 5 लाख के एडवांस डेंटल चेयर को 25 लाख में खरीदा गया, जबकि 110 सामान्य और 25 एडवांस डेंटल चेयर की खरीदारी हुई। पूरे मामले पर रिम्स निदेशक का कहना है कि गड़बड़ी की आशंका पर उन्होंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था, जिसके बाद ही सीएजी से विशेष ऑडिट कराई गई थी। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने अनुशंसा करते हुए स्वास्थ्य सचिव को भी लिखा है कि रिपोर्ट आई है, इसका अध्ययन कर इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें मेजर डिफाल्केशन इन बोथ प्रोसीजर एंड प्राइस दोनों इंगित है। आप देख रहे हैं कि मैं अभी इस रिपोर्ट को, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उसको पढ़ रहा था और शासन को भेज दिया हूं और मेरे स्तर पर भी इस पर जो कार्रवाई करने का इसमें लिखा गया होगा मैं करूंगा। जो टेंडर प्रक्रिया होना चाहिए था या फिर जो L1 यानी कि सबसे कम कीमत पर संस्थान की खरीदारी होनी चाहिए थी, उसको नजरअंदाज किया गया। रिम्स के निदेशक ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। पश्चिम सिंहभूम में पुलिस की कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं। ऐसे में नक्सलियों ने अपने खत्म होते संगठन को बचाने के लिए नए पैतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। नक्सलियों ने सारंडा के इलाके के सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लेकर हर गांव से 10-10 युवक और युवतियों की मांग की है। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा का इलाका अति नक्सल प्रभावित माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। नक्सलियों के सामने अपने संगठन को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है।
ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों ने संगठन को बचाने के लिए नया पैतरा अपनाया है। नक्सलियों ने सारंडा इलाके के सभी ग्राम प्रधान, मुंडा और डाकुआ को चिट्ठी लिखी है और हर एक गांव से 10 युवक युवती की मांग की है ताकि वे इन्हें अपने दस्ते में शामिल करा सकें। इतना ही नहीं, चिट्ठी में नक्सलियों ने विशेष ग्राम सभा बुलाकर ग्रामीणों को पुलिस के खिलाफ भड़काने का फरमान दिया है। नक्सलियों ने ग्राम प्रधानों को धमकी दी है कि जिन गांव से युवक युवती नक्सली दस्ते में शामिल नहीं होंगे उस गांव को गंभीर परिणाम भुगतना होगा। पुलिस के जो अभियान है उन अभियानों को कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए ये आसपास के गांव के अब जो मुंडा हैं या फिर जो डाकुआ हैं उन लोगों को भयग्रस्त कर रहे हैं, पार्टी में शामिल करने के लिए बाध्य कर रहे हैं गांव के लोगों को, नाबालिगों को। तो ये एक आतंकी कृत्य है, इसके लिए हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। सारंडा के इलाके में हाल के दिनों में सुरक्षा बलों को कई बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में नक्सली मारे गए हैं, वहीं नक्सलियों की कई साजिश को नाकाम करते हुए केन बम बरामद किए गए हैं। ऐसे में दस्ते में कोई शामिल होना नहीं चाह रहा, जिससे नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, शीर्ष नक्सली नेताओं को अपनी सुरक्षा पर खतरा नजर आ रहा है। यही वजह है कि नक्सली अब भोले भाले युवाओं को अपने दस्ते में शामिल कराना चाहते हैं। इनके जो कैडर हैं उनके कैडर में अविश्वास पैदा हो गया है, वो अब ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण से इनका जो संगठन है उनका अस्तित्व खतरे में है। साथ ही साथ मिसिर बेसरा और प्रशांत बोस जैसे जो शीर्षस्थ जो इनके कमांडर हैं वो उनका जो सुरक्षा अब खतरे में आ गई है लगातार अभियान के कारण। तो उनकी सुरक्षा को सरजामबुरु और संगाजाटा क्षेत्र में बनाए रखने के लिए ये आसपास के क्षेत्र में जो है एक बफर जोन बना के रखना चाहते हैं। नक्सलियों की चिट्ठी सामने आने के बाद पुलिस ने टोंटो थाने में माओवादी के पोलित ब्यूरो के शीर्ष नेता प्रशांत बोस, मिसिर बेसरा, अनमोल, मोझू समेत कई नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अपने अभियान को और तेज करने का फैसला लिया है। उपेंद्र गुप्ता, न्यूज़ 18, चाईबासा। गुमला सदर अस्पताल में मंगलवार को एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल में खून उपलब्ध नहीं था। हालांकि प्रबंधन मौत की वजह ब्लड कैंसर बता रहा है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए अस्पताल उपाधीक्षक ने 3 डॉक्टरों की जांच टीम बनाई है। उनकी मां लेके आई थी, तभी गंभीर रूप से मतलब था उनका तबीयत, और मतलब कहीं से अरेंजमेंट करते हुए बजरंग दल के माध्यम से ब्लड उनको चल रहा था और आधा चढ़ा था और उनका डेथ हो गया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसका एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है, क्या कि उसको ब्लड कैंसर भी था, एमएल बताया जा रहा है, और जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे वो भी उसको एमएल ही बताए हैं, और उसका हम लोग रिपोर्ट को कंफर्म कर रहे हैं क्या था वो एक्चुअली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और अब इसे लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 29 जून से लेकर 4 जुलाई तक पार्टी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। इसे लेकर वहीं गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में 26 जून को पार्टी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने वाली है। वहीं टेंडर विवाद में घिरे मंत्री आलमगीर आलम का कांग्रेस ने बचाव किया। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि मंत्री या उनके समर्थकों ने कोई मारपीट नहीं की है। पेट्रोल और डीजल में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार का खिलाफत करेंगे, राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन भेजेंगे। ये कार्यक्रम हमारा होगा राज्य मुख्यालय में और जिला मुख्यालयों में। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर के जमशेदपुर में कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे और कांग्रेस नेताओं ने थाली और घंटी बजाकर विरोध जाहिर किया। देश में पिछले 19 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जमशेदपुर में पेट्रोल 80 रुपए जबकि डीजल 75 रुपए प्रति लीटर तक अब पहुंच गया है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम लगभग बराबर हो गया है, 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तब से डीजल और पेट्रोल की सब्सिडी को खत्म कर दिया है। आज जब पूरे विश्व में क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है, ऐसी क्या परिस्थिति है कि भारत में इसका दाम बढ़ रहा है।
खबर सरायकेला से, जहां आदित्यपुर में 20 जून को एक लड़की का शव बरामद किया गया। आज बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी ने परिजनों से मुलाकात की। बीजेपी की 3 सदस्यीय टीम ने घटना की पूरी जानकारी ली और राज्य सरकार पर मामले को लेकर ढील बरतने का आरोप लगाया। साथ ही जांच के लिए एसआईटी के गठन की भी मांग की गई। बता दें कि लड़की 17 जून को लापता हुई थी और फिर 20 जून को खरकई नदी से उसके शव को बरामद किया गया था। पुलिस ने 23 जून को मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस की माने तो युवकों ने बलात्कार के और उसके बाद लड़की नदी में कूद गई थी और फिर डूबने से उसकी मौत हो गई। रांची पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी की मां से छिनतई के मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दीपिका की मां से छीना गया सोने का चेन भी बरामद कर लिया गया। ग्रामीण एसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की पहचान की गई और इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों ने भी अपने जुर्म को कबूल लिया है। ग्रामीण एसपी ने कहा कि सूचना देने वाले शख्स को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो कल्प्रिट है जाबिर हुसैन, शेख जाबिर और शेख सैफ, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने अपने एक बालिया बयान में बताया कि मैंने ये घटना कारित किया है और उस वक्त जो ये कपड़ा इस्तेमाल किए थे उस कपड़ा को हम लोगों ने फ़िलहाल जब्त किया है। उस मोबाइल का भी हम लोगों ने जब्ती किया है और इसके बाज़ाब्ते पहचान हुई है कि नहीं यही लड़के थे। चूँकि आजकल ज़्यादातर लोग मास्क और वो लोग हेलमेट भी पहने हुए, तो उसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कपड़े से आइडेंटिफिकेशन हो गया। हैरान करने वाली खबर रांची से है। जी हां, 48 लाख रुपए लेकर फरार होने वाला शख्स बिहार के कैमूर के डंडवास पंचायत का मुखिया निकला। दरअसल सदर थाना स्थित एक हार्डवेयर दुकानदार और दवा कारोबारी ने इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी मुखिया राजेश प्रजापति और उसके भतीजा नागेंद्र प्रजापति को मोहनिया से गिरफ्तार किया। व्यवसायियों से लिए गए पैसे में 6 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि कितना पैसा मुखिया ने चपत लगाया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।